गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृषि के अंतर्गत। देखिए, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कृषि के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। उसके अंतर्गत कृषि को दो प्रकारों में बांटा गया था, एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत हमने उसके प्रकार और निर्वाह कृषि के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम वाणिज्य कृषि की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमारी चर्चा का विषय है वह है वाणिज्यिक कृषि। देखिए, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि वाणिज्यिक कृषि होती क्या है। वाणिज्यिक कृषि, अब देखिए वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन व पशुपालन जो होता है बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसके लिए विस्तृत क्षेत्र व अधिक आय की आवश्यकता होती है, मतलब अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। अधिकतर कार्य जो होता है मशीनों के द्वारा किया जाता है, मतलब एक बड़ा क्षेत्र होता है, लंबा क्षेत्र चाहिए इसके लिए, साथ ही इसमें पूंजी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है और साथ ही इसमें जो कार्य होता है पैसा अधिक लग रहा है तो अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब इस वाणिज्यिक कृषि को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, यानी वाणिज्यिक कृषि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से हैं, देखिए वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत पहला जो भाग है वह है वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि। दूसरा है इसका जो भाग गया है वह है मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि। इन 3 भागों में इन्हें बांटा गया। किसे बांटा गया है? वाणिज्यिक कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक रोपण कृषि। अब हम सबसे पहले वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली हो गई हमारे लिए वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब देखिए, वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत जो फसलें बोई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य वाणिज्य के लिए होता है, मतलब बाजार में विक्रय हेतु ये फसल बोई जाती है। मक्का व गेहूं जो है सामान्य रूप से बोई जाने वाली फसल है। ये जो क्षेत्र होते हैं ये सैकड़ों हेक्टेयर वाले बड़े जो फार्म होते हैं से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। इस फसल के अंतर्गत वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड जो होती है इन फसलों को प्रभावित करती है, मतलब जो अत्यधिक ठंड पड़ेगी वह इन फसलों को प्रभावित करेगी और वर्ष में एक ही फसल बोई जाती है। ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, मतलब वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत आता है। अनाज के रूप में आप जानते हैं गेहूं भी होता है, मक्का भी होता है, चावल भी होता है और बाजरा भी अनाज के रूप में आता है। ये जो फसल है ये अधिकतर उत्तरी अमेरिका या यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत बोई जाती है। यूरोप या उत्तरी अमेरिका में ये अधिक मात्रा में फसल बोई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है मिश्रित कृषि। अब देखिए, मिश्रित कृषि नाम से जाहिर है मिला जुला, तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत इस खेती के अंतर्गत भूमि का जो उपयोग होता है भोजन व चारे उगाने व पशुपालन के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर भोजन की व्यवस्था के लिए भोजन, पशुओं के लिए चारा उगाने और पशुपालन के लिए इस खेती को किया जाता है। ये खेती भी है यूरोप और अर्जेंटीना में। यूरोप अर्जेंटीना व दक्षिणी अफ्रीका में अधिक मात्रा में प्रचलित है ये मिश्रित कृषि। फिर आती है रोपण कृषि। देखिए, ये भी नाम से ही जाहिर हो रही है, रोपना। देखिए, रोपण कृषि जो है वाणिज्य कृषि का एक प्रकार मानी गई है। चाय, कॉफी, कपास, काजू, रबड़ और कहवा ये जो है मुख्य एकल रोपण फसलों के अंतर्गत मानी गई है। इसके लिए जब हम बात करते हैं तो इसके लिए विस्तृत क्षेत्र चाहिए, अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है, अधिक पूंजी यहाँ पर लगाई जाती है। इसके जो प्रसंस्करण होते हैं, मतलब इनसे जो
माल, कच्चे माल, पक्का माल बनाया जाता है, वो क्षेत्र जो होते हैं या तो खेतों में बनाए जाते हैं या खेत से कहीं पास वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब पास वाले क्षेत्रों में इसके प्रसंस्करण तैयार किए जा रहे हैं, प्रसंस्करण तैयार किए जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर परिवहन की व्यवस्थाओं का जाल अनिवार्य रूप से अच्छा होना चाहिए। ये जो फसलें हैं, रोपण कृषि की जो फसलें हैं, ये फसलें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे इनके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत, जैसे मान लो ब्राजील में तो पाया जाता है अधिक मात्रा में कहवा, इस रोपण कृषि के अंतर्गत, जबकि मलेशिया में पाया जाता है, मलेशिया में, जबकि भारत और श्रीलंका में पाई जाती है अधिक मात्रा में चाय। अभी कौवा ब्राजील में और भारत में, श्रीलंका में चाय अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो है रोपण कृषि के अंतर्गत बताए गए उदाहरण हैं, जिनके आधार पर 3 फसलें थी, इन फसलों को वाणिज्य कृषि में शामिल किया गया है। और वाणिज्य की ये कृषि है, इस कृषि के अंतर्गत मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, उसके अंतर्गत देखिए मुख्य फसल कौन कौन सी है। मलेशिया के अंतर्गत जो फसल पाई जाती है वो होती है रबड़। कौन सी होती है? रबड़ अधिक मात्रा में मलेशिया में पाई जाती है, जबकि ये दोनों चाय जो होती है श्रीलंका और भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए मुख्य फसलें कौन कौन सी बताई गई है इसमें। मुख्य फसलों के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। मुख्य फसलें बताई गई है, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है। कृषि आधारित उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए भी बहुत सी फसलें बोई जाती है। अब मुख्य फसलों के अंतर्गत देखिए जो आती है वो आती है खाद्य फसलें। खाद्य फसलों में हो गया गेहूं अधिक मात्रा में खाते हैं, चावल, मक्का और बाजरा। फिर रेशेदार फसलों में आ गई जूट और कपास। ठीक है, फिर पेय पदार्थों के अंतर्गत जो मुख्य फसलें बताई गई है, पेय पदार्थ जो बताए गए हैं उनमें आ गई चाय और कहवा और कॉफ़ी। ये वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत मुख्य फसलें हैं। अब इन मुख्य फसलों का हम विस्तार करते करते हैं कि इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए और किन क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप पूछिए। दैट्स क्लियर। चलिए हम इसे मिटा देते हैं और आगे मुख्य फसलें उनको विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्य फसलों की जब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले आता है चावल। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मुख्य आहार माना गया है। चावल की फसल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता युक्त तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल जो बोई जाती है उसके लिए चीका युक्त जलोढ़ मृदा की आवश्यकता पड़ती है, जो जल को सोखे रखने की क्षमता रखती हो। मतलब चावल जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, इसके लिए चीका युक्त वह मृदा चाहिए जिसमें पानी को सोखने की, रोक के रखने की क्षमता हो। यह तो है चावल। दूसरी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। देखिए गेहूं की फसल के लिए कहा जाता है, गेहूं की फसल जब बोई जाती है उस समय मध्यम धूप वाला तापमान होना चाहिए। मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत धूप खिली होनी चाहिए और साथ ही वर्षा चाहिए। फिर जब गेहूं की कटाई की जाए, वर्धन काल के समय तो क्या होता है, जब गेहूं का वर्धन का मतलब गेहूं को जब उगाया जाता है, जब वो बढ़ता रहता है उस समय मध्यम धूप व वर्षा की आवश्यकता होती है। और फिर गेहूं की जब कटाई की जाती है, गेहूं की कटाई करते समय तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं के लिए जो है दोमट मृदा अधिक मात्रा में सर्वोत्तम है। मतलब गेहूं जो है दोमट मृदा में सर्वोत्तम रूप से उगाया जा सकता है। गेहूं के बाद में आता है मिलेट।
देखिए मिलेट जो है इसे मोटे अनाज की फसलों के रूप में जाना जाता है, मतलब मिलेट जो होता है ना मोटे अनाज के लिए होता है। अब इसके लिए जो होता है, ये जो होती है मिलेट जो होती है ना मोटे अनाज जो होते हैं कम उपजाऊ व बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है। मतलब इसके लिए इतनी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम उपजाऊ मृदा होगी उसमें भी उग जाएगा, और बलुई मृदा होती है ना जिसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, वहाँ पर भी ये फसल उग सकती है। भारत में ज्वार, बाजरा और रागी जो है इसकी मुख्य फसल मानी गई है। फिर आता है हमारे यहाँ पर मक्का। देखिए मक्का जो है एक ऐसी फसल है जिसे हम मोटा अनाज भी मान सकते हैं। मक्का जो है इसके लिए मध्यम धूप तापमान व अधिक धूप की आवश्यकता पड़ती है। मक्का जहाँ उगाया जाता है ना तो उस उगाते समय इसके वर्धन काल के अंतर्गत मध्यम धूप तापमान, वर्षा व अधिक धूप की आवश्यकता इसमें पड़ती है। इसके लिए सुअपवाहित मृदा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मक्के के लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी लगातार बहता रहे। फिर आता मक्के के बाद आता है कपास। देखिए कपास एक रेशेदार फसल है, इसलिए कहा जाता है कि कपास की वृद्धि के लिए, कपास जो फसल होती है इस कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा के साथ साथ 2 दिन पाला रहित तेज धूप की आवश्यकता होती है। मतलब कपास जो होता है इसके लिए 2 दिन ऐसे होनी चाहिए पाला रहित, जब कोई ज़्यादा मावट ना हो, पाला रहित दिन हो और तेज धूप खिली रहे, वह कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। और इसके लिए जो होती है वो जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में सबसे अच्छी होती है। कि जलोढ़ मृदा, काली जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें कपास की फसल अच्छी मात्रा में उग सकती है, मतलब लाभ ज़्यादा इस फसल में काली दोमट जलोढ़ मृदा के अंतर्गत मिल सकता है। फिर आती है पटसन। देखिए पटसन को हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं, इसके लिए भी जलोढ़ मृदा ही उपयुक्त है। सर्वोत्तम जो मृदा है वह पटसन के लिए भी जलोढ़ ही है। पटसन के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। जो पटसन है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना जहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, वहाँ पर ये फसल अधिक मात्रा में बोई जाती है। मतलब वैसी प्रकृति इसके लिए सर्वोत्तम होती है। फिर आती है कॉफ़ी पर। देखिए कॉफ़ी की हम जब बात करते हैं तो कॉफ़ी के लिए कहा जाता है कॉफ़ी की फसल के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही दोमट मृदा, जो सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता कॉफ़ी की फसल के लिए चाहिए, आवश्यकता पड़ती है। और ये जो कॉफ़ी फसल है ये पहाड़ी ढलानों पर बोई जाती है। मतलब पहाड़ी ढलान जहाँ होंगे जहाँ पानी रुकने की क्षमता ना हो, पानी बहता रहे, उस जगह पर ये फसल बोई जाती है। फिर आता है चाय। देखिए बागानों के अंतर्गत चाय जो है बागानों की मुख्य पेय फसल के रूप में जाना जाता है। इसकी जो कोमल पत्ती होती है उन कोमल पत्तियों के लिए हल्की हल्की बारिश की आवश्यकता होती है। इसकी पत्तियों को अलग करने के लिए भी अधिक श्रमिकों की यहाँ पर आवश्यकता महसूस की जाती है। चाय की पत्तियां जो होती है ढलानों पर बोई जाती है, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि चाय की फसल जो है इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। तो हमारे यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं जिनका हमने परिचय पढ़ लिया है, अब मुख्य फसलों के बाद में देखिए सबसे पहले मुख्य फसलें हमने चावल पढ़ी, गेहूँ पढ़ा, मिलेट पढ़ा, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी और चाय, इनका हमने परिचय पढ़ लिया। इनके लिए कौन सी प्रकार की जलवायु चाहिए और किस प्रकार की मिट्टी चाहिए इसकी हमने चर्चा की। अब कृषि के विकास के बारे में चर्चा करते हैं, कृषि के विकास, और उसके बाद में भारत के कृषि फार्म और अमेरिका के कृषि फार्म के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन कर इस पाठ की समाप्ति करेंगे। देखिए कृषि का विकास इसे मिटा देते हैं, फिर कृषि का विकास चर्चा करते हैं। कृषि विकास के लिए हम पढ़ रहे थे कृषि विकास। देखिए कृषि
कृषि विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो कृषि विकास का मतलब होता है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, कृषि क्षेत्र में प्रयास किए जाते हैं, वो कृषि विकास से संबंधित है। खेतों में फसलों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रासायनिक खाद, बीज, उर्वरकों का प्रयोग कर मशीनीकरण के द्वारा अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जिनसे बढ़ती जनसंख्या की जो मांग है, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो या फिर वह वाणिज्यिक क्षेत्र में हो, उन सब आवश्यकताओं को पूरा करना कृषि विकास के अंतर्गत आता है। मतलब कृषि विकास का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक वृद्धि करने को हम कृषि विकास कहते हैं। देखिए, कृषि विकास के अंतर्गत बहुत से क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से कृषि विकास किया जाता है। जो छोटे विकासशील देश होते हैं वह छोटी जोतों पर, अब जोत क्या होता है? जोत का मतलब होता है, देखिए सबसे नया शब्द है जोत। किसान जिस क्षेत्र पर खेती करता है वह कृषि जोत कहलाती है। मतलब किसान जिस भूमि के टुकड़े पर खेती कार्य करता है वह कृषि जोत कहलाती है। तो अब देखिए, बहुत से विभिन्न जो देश होते हैं, छोटे जो विकासशील देश होते हैं, वो छोटे जोत पर, जोत के आधार पर छोटे जोत पर गहन कृषि करते हैं। वो अपने परिवार की जीविका पार्जन, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वही फसल बोते हैं जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। जबकि जो बड़े भूखंड होते हैं, बड़े भूखंडों के अंतर्गत जो किसान होते हैं, वह किसान वहां पर वाणिज्यिक फसल को बोते हैं, जिससे वो वाणिज्यिक क्रियाओं द्वारा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर अधिक से अधिक व्यापारिक स्तर पर पैसा कमा सके। अब देखिए, वाणिज्यिक जो कृषि होती है वो अधिकतर बड़े विकसित देशों में होती है, जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इन क्षेत्रों में बड़े भूखंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि को अधिक मात्रा में बोया जाता है। मतलब वाणिज्यिक कृषि पर यहाँ पर ज़्यादा निर्भरता है, वो यहाँ पर व्यापार के नज़रिए से अधिक से अधिक फसल बोए जाते हैं। अब इन सबको देखिए, भारत में एक विकासशील देश है जबकि अमेरिका एक विकसित देश है। इन दोनों तो तुलना करते हैं। कृषि के रूप में, खेती के रूप में तुलना क्या होती है? देखिए, भारत में जो होता है, किसान जो होता है पारंपरिक रूप से, आपने देखा होगा एक परिवार में अगर एक पिता के 4 पुत्र है तो पिता के बंटवारे में जब पिता ने अपनी ज़मीन का बंटवारा करता है तो उसमें सबके पास में, चारों पुत्र पास में थोड़ा थोड़ा भूखंड आ जाता है। तो थोड़े थोड़े भूखंडों के आधार पर जो खर्चा होगा, वो सुविधाएं होगी, जो भी वो कृषि फसल के लिए जो भी कार्य करने वाला है वह सभी चारों व्यक्तियों को अलग अलग अपने भूखंडों के लिए करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर छोटी छोटी जोतों में बढ़ जाने के कारण जो मशीनीकरण होता है, उस मशीनीकरण का उपयोग नहीं हो पाता है और उसमें अधिक खर्चा आने के कारण किसान लोग जो है यहाँ पर छोटे छोटे भूखंडों पर, छोटे छोटे जोतों पर अपनी पारंपरिक सुविधाजनक तरीकों से ही फसलों की पैदावार करते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। जबकि अमेरिका, जैसे हम खेतों की बात करते हैं तो अमेरिका जैसे फार्म हाउस में जो किसान होते हैं उनके पास में बड़े बड़े भूखंड होते हैं और बड़े भूखंडों पर वो दिल खोलकर मशीनीकरण के द्वारा कार्य करते हैं। वहाँ का जो किसान है वह जो कार्य करता है वो कृषक की तरह कार्य नहीं करता है, वह एक व्यवसायी और व्यापारिक तरह कार्य करता है। अधिक से अधिक पैसा लगाकर बड़े बड़े भूखंडों पर वह वाणिज्यिक कृषि को अधिक महत्व देकर वहाँ पर खेती कार्य करता है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं उन किसानों को संकुचित सोच रहती है अपने भूखंड की जोतों के, कृषि जोतों के आधार पर, जबकि अमेरिका के जो किसान है वो अपने विशाल जो भूखंड होते हैं उन विशाल भूखंडों के आधार पर ही खेती कार्य